हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूनिट 9 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का मूल्य निर्धारण के बारे में। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट 9 के बारे में। बढ़िया यूनिट है। यहाँ पर हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण। देखो यहाँ पर मूल्य निर्धारण लिखा हुआ है, लेकिन इसका इंग्लिश ट्रांसलेट असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर असेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ईवीएस में किस तरह का असेसमेंट होता है। तो मूल्य निर्धारण को आप वैल्यूज से रिलेट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट की ही बारे में बात होगी। ठीक है, चलो सबसे पहले मूल्य निर्धारण क्या है। विद्यालय में बच्चों के अधिगम का महत्वपूर्ण भाग होता है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण बच्चों की लर्निंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस इतना ही था वहां पर, आगे यहाँ से चीजें हमारी स्टार्ट होती हैं। किस प्रकार मूल्य निर्धारण पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित। हाउ इज असेसमेंट रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। मूल्य निर्धारण बच्चों के शैक्षिक कार्य के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में सूचना एकत्र करने, समझने, रिकॉर्ड करने तथा उपयोग करने की प्रक्रिया है। तो ये आ गई आपकी मूल्य निर्धारण की यानी कि असेसमेंट की विशेषता। क्या हो गई कि बच्चे के शैक्षिक कार्य के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में सूचना एकत्रित करना, जो एजुकेशन हुई है, जो आपने जो टीचिंग हुई है, उस टीचिंग के बारे में बच्चे का क्या मत है या बच्चे ने क्या क्या उसमें से लिया है, क्या क्या उसने एक्वायर किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनको समझना और उनको रिकॉर्ड करने तथा उनको उपयोग करने की एक प्रक्रिया की बच्चे ने जो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ली है उन्हें हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मूल्य निर्धारण के अंदर आ जाएंगी। बच्चों के अधिगम उपकरण मूल्य निर्धारण क्यों करना चाहिए। अब भाई हमें असेसमेंट करने की जरूरत क्या है, तो इससे कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वो कौन कौन से हैं। पहला है कि बच्चों के अधिगम में हुई प्रगति को मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से समझना, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके से हम बच्चे की प्रगति को समझ सकें, इसलिए हमें असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों में पूर्ति रह गए खाली स्थानों की पहचान करना। अगर कहीं पर खाली स्थान का मतलब कोई कमी रह गई है, पढ़ाते टाइम कोई कमी रह गई है या बच्चे को समझने में कोई कमी रह गई है, तो उसकी पहचान करना। बच्चों को उनकी प्र उपकरण के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। बच्चों की लर्निंग किस प्रकार से हुई है, उन्होंने कितना समझा है, उसके बारे में आप उनको फीडबैक प्रोवाइड कराओ। और बच्चों को आगे सीखने को प्रोत्साहित करना, ताकि उनका मार्गदर्शन करना एवं उनका मार्गदर्शन करना, या फिर यहाँ पर कोई वर्ड में से, तो बच्चों को भाई आप मोटिवेट करोगे ही आगे जाने के लिए कि चलो अब आपने यहाँ तक सीखा, आप आगे बढ़ो, और उनको आप एक गाइड करोगे। तो इसलिए हमें असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है। ठीक, मूल्य निर्धारण का नैदानिक तथा निर्देशनात्मक उद्देश्य, डायग्नोस्टिक एंड गाइडेंस पर्पस क्या क्या है इसके। मूल्य निर्धारण एक अध्यापक की अध्यापन अधिगम में उन समस्यात्मक क्षेत्र पहचानने में सहायता करता है जिसमें भ्रांतियां, समझ की कमी या अधिगम में अंतराल हो सकते हैं। देखो, कुछ समस्यात्मक क्षेत्र, बच्चे के समस्यात्मक क्षेत्र जो होगा, मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ उसके अंदर नहीं गई हो, कहीं पर उसे दिक्कत आ रही हो, कहीं उसने कहीं किसी टॉपिक में से कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप उसका असेसमेंट लोगे तब। मूल्य निर्धारण प्रयोजनों में से एक है, लेकिन अंत नहीं है। अंत नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि मूल्य निर्धारण हुआ और काम खत्म। वो तो सिर्फ जो भी प्रोसेस चलती हैं, उस प्रोसेस का ही एक पार्ट है। एक अच्छी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को निदान से आगे उपचार तक जाना है। निदान का मतलब क्या होता है। निदान का मतलब होता है कि समस्या का पता करना। उपचार का मतलब उस समस्या को सोल्व करना। उपकरण अर्थ है कि जब आपने एक बार एक अध्यापक, संसाधक या सहायता के रूप में अपने शिक्षार्थी के अधिगम को मजबूत तथा कमजोर क्षेत्रों का पता लिया हो, तब आपका प्रयास प्रत्येक बच्चे को उसके आगे के अधिगम की ओर निर्देशित करना। यहां पर शायद उपकरण ना होकर यहां पर एक उपचार होगा। उपकरण अर्थ है कि जब आप बच्चे को, ये उपचार ही होगा ना, इसे उपचार कर लेना, उपचार। और सही निदान अध्यापक का सही उपचार के लिए मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार मार्गदर्शन मूल्यांकन निर्धारण का दूसरा उद्देश्य है। देखिए, मूल्यांकन निर्धारण के दो यहाँ पर मेन उद्देश्यों की बात करी। पहला तो उसको गाइड करना, यानी कि उसका निदान करना, और दूसरा उसको उपचार करने के लिए निर्देशित करना, यानी मार्ग प्रदर्शित करना। कि देखो, कोई बच्चे में ईवीएस के कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, मान लो कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसे इंडिया का मैप ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैप समझ में नहीं आ रहा, उसे नहीं पता कि नॉर्थ ऊपर क्यों है, साउथ नीचे क्यों है, यहाँ पर ईस्ट क्यों है, यहाँ पर वेस्ट क्यों है।
ठीक। तो इसका आपने पता कर लिया कि ये समस्या है उसमें। अब इसका जब आप उपचार करोगे, जब आप उसे गाइड समझा रहे होगे कि यार उपचार करते टाइम आप उसे समझाओगे कि यहाँ पर नॉर्थ इस प्रकार से नॉर्थ आएगा, यहाँ साउथ आएगा, ईस्ट वेस्ट वाली हमारी जो स्टेट्स हैं वो ये होंगे, हमारे वेस्ट वाले स्टेट जो हैं वो ये होंगे। ठीक। तो इसको समझाते टाइम आप उसे एक तरह का गाइड कर रहे होगे, एक तरह का मार्गदर्शन प्रोवाइड करा रहे होगे। यह भी आपका मूल्य निर्धारण का एक उद्देश्य होता है कि उसे गाइड करना। एक अच्छा अध्यापक मूल्य निर्धारण का प्रयोग निदान तथा मार्गदर्शन दोनों के लिए ही करता है, यानी कि डायग्नोस करने के लिए और उसे गाइड करने के लिए, दोनों के लिए अपने असेसमेंट का यूज करेगा। वह मूल्य निर्धारण के तुरंत बाद सुधारात्मक पग उठाता है ताकि अधिगम चलता रहे, प्रभावशील तथा कुशल हो। तो सुधारात्मक पग मूल्य निर्धारण के कब उठाएगा? मूल्य निर्धारण के बाद उठाएगा, पहले उठाएगा या कुछ समय बाद उठाएगा? तो तुरंत बाद ही वह कदम उठा लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं कि विद्यार्थी मूल्य निर्धारण के बाद सुधारात्मक काम कब करेगा? तुरंत करेगा, बाद में करेगा, या फिर पहले ही कर लेगा? तो तुरंत करेगा। आगे मूल्य निर्धारण अध्यापन के बारे में भी बताता है कि आपका अध्यापन किस तरह से हुआ, मतलब कि आपकी टीचिंग किस तरह से हुई। आपका असेसमेंट आपकी टीचिंग के बारे में बताता है। मूल्य निर्धारण के द्वारा हमें बच्चों के अधिगम के बारे में प्रतिपुष्टि मिलती है। हमें यह पता चलता है कि पर्यावरण अध्ययन के कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है और कहां तक। ये सारी आप कह सकते हो कि मूल्य निर्धारण से हमें क्या क्या पता चलेगा, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं, वो सब कुछ पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप चाहे पढ़ सकते हैं, काफ़ी ऐसा मतलब कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। सतत एवं व्यापक मूल्य निर्धारण, वही आगे आपका जो CCE होता है वो इवेल्युएशन होता है, और यहाँ पर ये असेसमेंट है। अधिकम लगातार चलने वाली प्रक्रिया हम सभी जानते ही हैं, इसलिए इसका मूल्य निर्धारण यानी इसका असेसमेंट भी लगातार ही होता रहना चाहिए। फॉर्मेटिव सबमेटिव के बारे में हम लोग पहले ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना। एक हमारा शायद यूनिट भी था अलग से, जिसमें हमने जितने भी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सबमेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है, इन सब के बारे में पढ़ा है। मापन, मूल्यांकन, आकलन, तीनों में क्या क्या अंतर होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्लीज जाकर देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन अधिगम बच्चों में विश्लेषण करने के कौशल, गहन चिंतन करने की योग्यताओं से संबंधित होता है। पर्यावरण अध्ययन का अध्यापन करने से बच्चों में क्या क्या चीज डेवलप हो रही है? एक तो विश्लेषण करने का कौशल, यानी कि चीजों को एनालिसिस करना। एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा पार्ट उसे तोड़ तोड़ कर देखना। जैसे अब बात कर लेते हैं हम हिमालय। जब आप हिमालय पढ़ते हो तो आप ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, और भी दो तीन शायद 3 या 4 प्रकार हैं इसके, इस पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ रहे हो, तो ये एक तरह का विश्लेषण ही हो गया। ठीक है, जब हम गंगा नदी पढ़ रहे होते हैं तो वो कहाँ से निकली, कहाँ पर जा रही है, उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, इन सब के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना बात। अगर हम पूरे इंडिया की पढ़ें तो इंडिया को पढ़ने से पहले हम उसको स्टेट से देखते हैं, फिर स्टेट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है वो देखते हैं, कौन सा स्टेट किस स्टेट्स के साथ बॉर्डर टच करता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बच्चे को ऐसे नागरिकों में बदलना है जो कि प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के विभिन्नता के प्रति सहानुभूति और संवेदनशील हो। ये बात तो पहले भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति सहानुभूति डेवलप करना, उनके अंदर सेंसिटिविटी डेवलप करना अपने एनवायरनमेंट को लेकर। मूल्य निर्धारण स्वयं, साथ ही अध्यापकों, अभिभावकों या कभी कभी दूसरे विद्यालय के स्टाफ द्वारा भी होना चाहिए। तो मूल्य निर्धारण ओनली शिक्षक के द्वारा ही ना हो, वह अध्यापकों के द्वारा भी हो, साथी के द्वारा भी हो। बच्चा अपना मूल्य निर्धारण खुद भी करे, और कभी जब भी मतलब एक आध बार ऐसा भी हो कि दूसरे स्कूल का कोई आकर आपके बच्चों का मूल्य निर्धारण करे। जस्ट एक ऊपर एक्टिविटी था। मूल्य निर्धारण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? औपचारिक एवं अनौपचारिक हो सकता है। औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल। औपचारिक में हम क्या करते हैं, हमारा नियम कानून के साथ काम होता है, और अनौपचारिक में नियम कानून के साथ काम नहीं होता, बस इतना से डिफरेंट है। क्रम से योजनाबद्ध मूल्य निर्धारण जैसे लिखित, मौखिक, ये सारे आपके औपचारिक में अंदर आ जाएंगे। और अनौपचारिक में प्राकृतिक, अनौपचारिक परिस्थिति में किए जाते हैं, यानी नेचुरल प्रोसेस में किए जाते हैं। बच्चा कोई काम कर रहा है, काम करते करते उसके मूल्य असेसमेंट उसका हो गया है, खेल रहा है, खेलते खेलते ही आपने उसको दौड़ देख लिया और आपने उसका असेसमेंट कर लिया। जैसे कि खेल के मैदान में, भ्रमण के दौरान उसका व्यवहार। एक होता है निर्माणात्मक और संकलित। देखिए, निर्माणात्मक मतलब होता है आपका फॉर्मेटिव, और संकलित होता है आपका सबमेटिव। तो ध्यान रखना, फॉर्मेटिव एंड समेटिव कई बार निर्माणात्मक, संकलात्मक आ जाता है। निर्माणात्मक को कई बार रचनात्मक लिख देते हैं, और संकलात्मक को योगात्मक लिख देते हैं, इसका एक और नाम हो जाता है। और इसे निर्माणात्मक को बोल देते हैं रचनात्मक। इसमें एक ही नेम आएगा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। हिंदी में कुछ भी आ सकता है, हिंदी में ऐसा भी आ सकता है।
फॉर्मेटिव। ठीक है, एक अध्यापक अधिगम में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए तुरंत उपचारात्मक क्रिया करता है। इस प्रकार से निर्णयात्मक मूल्य निर्धारण अधिगम में आने वाली रुकावटों को पहचानने तथा उसी समय पर सुधार करने के लिए अध्यापक की सहायता करता है। कितनी अच्छी बात लिख दी उन्होंने। निर्माणात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट हम जानते ही हैं कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके साथ ही हो रहा है, तो जो आपका उपचारात्मक कार्य है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंदर ही जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक काम में, उपचारात्मक क्रिया में टीचर क्या कर रहा होता है कि बच्चों को जहां भी समस्या आ रही होती है उसको तुरंत ही दूर कर रहा होता है। ठीक, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही हमारा डायग्नोस्टिक आ जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाएगा। संकलात्मक मूल्य निर्धारण बच्चे में ज्ञान एवं समझ में रह गई कमियों को जानने में सहायता करता है। ठीक, संकलात्मक यानी कि जो समेटिव होता है इसे भी टर्म के एंड में किया जाता है, बट इससे भी हमें पता चलेगा कि बच्चे की ज्ञान और समझ में कहां पर कमी रह गई है। ठीक है, मूल्य निर्धारण को अच्छा बनाता, अब कौन कौन सी चीजें जो मूल्य निर्धारण को अच्छा बनाएंगी? पहला, ये वैध हो यानी वैलिड हो, विश्वसनीय हो, रिलायबल हो, न्याय संगत हो, और ये लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल हो। और वैध मतलब क्या होता है? वैध मतलब वो है कि जिस उद्देश्य के लिए इसे चुना गया या उस उद्देश्य से संबंधित हो। ठीक है, जो अधिगम अनुभव दिए गए हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए कि हमेशा परिणाम एक जैसे ही आए, मैं चेक करूं, आप चेक करें या कोई भी उसे चेक करे, आंसर उसका में सेम ही आने चाहिए। न्याय संगत हो, किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो जब आप असेसमेंट ले रहे हो। ठीक है, हर बच्चे को ध्यान में रखकर उसे डेवलप किया गया हो। लचीला मूल्य मतलब कि उसमें अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसे थोड़ा सा चेंज कर सको, उसमें क्वेश्चंस वगैरह चेंज कर सको, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सको, समय सारणी में भी थोड़ा सा बदलाव कर सको, तो ये लचीलापन हो जाएगा। अधिगम केंद्रित मूल्य निर्धारण में स्वयं मूल्य निर्धारण तथा समकक्ष समूह का मूल्य निर्धारण आ जाता है। स्वयं मूल्य निर्धारण मतलब होता है आपका सेल्फ असेसमेंट, और समकक्ष मतलब जिसे हम बोलते हैं पीयर, ऊपर पेन नहीं चल रहा, पीयर असेसमेंट। ठीक है, जब बच्चा एक सहपाठी द्वारा बनाए गए विद्यालय प्रांगण के मानचित्र की प्रशंसा करता है तो यह सहपाठी द्वारा मूल्य निर्धारण कहलाता है। विद्यालय प्रांगण की जगह कुछ भी हो जाए, जब एक सहपाठी दूसरे सहपाठी द्वारा बनाए गए किसी भी काम की प्रशंसा कर रहा होता है या उसमें कुछ कमी कुछ भी बता रहा होता है तो यह सहपाठी द्वारा मूल्य निर्धारण कहलाता है। इससे होता यह है कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के कुछ अच्छे के बारे में बोलेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, तो उस बच्चे के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा होगी, और जो उसका सम्मान, जो बच्चा उसके बारे में अच्छा बोल रहा है उस बच्चे के बारे में भी सकारात्मकता उसके अंदर बैठ जाएगी। स्वयं तथा साथियों द्वारा प्रशंसा बच्चे को अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है, इससे बच्चों को आत्मसम्मान बनाने में सहायता मिलती है। सहयोगी अधिगम के दौरान प्रायः समूह के सदस्यों में अन्य सदस्यों के साथ सकारात्मक सामाजिक व्यवहार, जो मैंने बोला था सकारात्मकता डेवलप होगी और आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी। मदद करना, बढ़ावा देना, ये सारी चीजें विकसित हो जाती हैं। सोशियोमेट्री बहुत अच्छी एक असेसमेंट का टाइप है। डेवलप किसने कराता है? जेकब मोरिनो के द्वारा, ये याद रखना है। जेकब मोरिनो द्वारा विकसित सोशियोमेट्री का उद्देश्य लोगों का आपस में मेलजोल बढ़ाकर, रिश्तों में विश्वसनीयता लाकर, समूह की प्रभावशालिता को बढ़ावा देना और सहभागियों को संतुष्ट करना। तो सोशियोमेट्री जो प्रोसेस है उसके उद्देश्य क्या क्या होगा? पहला तो लोगों के आसपास मेलजोल बढ़ाना, दूसरा रिश्तों में विश्वसनीय लाना, तीसरा समूह की प्रभावशालिता को बढ़ावा देना, और चौथा सहभागियों को संतुष्ट करना। ये जो पॉइंट्स लिखे होते हैं यहीं से इनके उद्देश्य बन जाते हैं। ठीक, आप चाहे इसे पूरा पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट कर रखे हैं। सोशियोमेट्री सहपाठी मूल्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सोशियोमेट्री किसका है? सहपाठी मूल्य निर्धारण यानी कि पीयर असेसमेंट का एक टूल है। यह प्रायः अध्यापक को कक्षा में बच्चों के समूह एवं एकल लोकप्रिय बच्चों को जानने में सहायता करता है। एकल लोकप्रिय मतलब जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनको जानने में सहायता करेगा, जो खुद में ही रहते हैं। संचय रिकॉर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं कम्युलेटिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड। कम्युलेटिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे की जो घटनाएं होती हैं, जो रोचक घटनाएं होती हैं उसके बारे में तैयार कर लेता है। मतलब कुछ मान लो कि बच्चे ने एनुअल फंक्शन में कुछ अच्छा रोल प्ले करा, उसकी कोई कहीं ड्यूटी लगी थी, मान लो एनुअल फंक्शन के टाइम पर उसने उस ड्यूटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाया, और जितने भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पर उसने किस तरह से पार्टिसिपेट करा है, तो ये सारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होते हैं। अलग अलग अवसरों पर अलग अलग प्रकार की घटनाएं अध्यापक द्वारा नोट की जाती हैं। प्रत्येक बच्चे के बारे में देखकर नोट की हुई ऐसी बातें अध्यापक की डायरी में एकत्र हो जाती हैं, और वर्ष के अंत में हर बच्चे के बारे में लिखी गई विभिन्न बातें उस बच्चे का कम्युलेटिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड बन जाता है। देखो कम्युलेटिव मतलब ही क्या होता है? कम्युलेटिव मतलब होता है संचय करना, इसे संचय ही बोल सकते हैं आप, संचय करना। ठीक है, तो बच्चे ने क्या करा, मान लो कि लगभग
5 फंक्शंस हुए थे। पांचों फंक्शन में बच्चे का रोल किस तरह का था, बच्चे ने किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बताई और किस तरह से अपनी स्किल्स को यूज करा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि उसने वहां पर कोई स्टेज पर जाकर ही कुछ परफॉर्म किया। उसने बैक स्टेज आपकी हेल्प की हो सकता है जो साउंड सिस्टम हो उसको अरेंज करने में उसने हेल्प करी हो, स्टेज के डेकोरेशन में उसने हेल्प करी हो, गेस्ट के लिए जो गेस्ट का सम्मान करते हैं उसके लिए उसने कुछ हेल्प करी हो। ठीक है, वाहन पार्किंग में हो सकता है उसने कुछ हेल्प करी हो, चेयर का अरेंजमेंट करने में उसने हेल्प करी हो, बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था होती है, उसने कहीं ना कहीं तो हेल्प करी ही होगी ना। तो आपने वो सारी कलेक्ट कर ली। अब जब एंड हुआ तो एंड होते होते वो 5 चीजें संचयी हो गई, यानी कि इकट्ठी हो गई, कलेक्ट हो गई, उसे ही हम बोलेंगे कम्युलेटिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब परियोजना आ गई, परियोजना मतलब कि प्रोजेक्ट आ गए। परियोजना पर्यावरण अध्ययन अधिगम का एक अटूट भाग है, बिल्कुल ठीक है। परियोजना द्वारा बच्चों के अधिगम के 2 पक्षों के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, एक उनका पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की अधिगम का, और दूसरा पर्यावरण अध्ययन के सामान्य उद्देश्य जैसे कि सामाजिक कौशल, मूल्यों और मूल्य निर्धारण। देखो, परियोजना से एक तो हमें यह पता चलता है कि उसे विषय वस्तु के बारे में कितना पता है, और दूसरा हमें यह पता चलता है कि उसके अंदर सोशल स्किल्स कितनी ज्यादा है। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो टॉपिक्स उठाए जाते हैं वो बाहर से ही उठाए जाते हैं, हमारे दैनिक जीवन से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी सोशल स्किल्स का पता चलेगा, और साथ साथ यही पता चलेगा कि उसने उस वस्तु को उस विषय वस्तु को कितनी अच्छी तरीके से समझ रखा है। ठीक बात। प्रोजेक्ट के लिए लिखा हुआ है कि यार स्थानीय समुदायों के साथ प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता पता चलेगी, परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति की गुणवत्ता किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को वो सामने रख पा रहा है, भागीदारी की गुणवत्ता, उसने वो इन्वॉल्व किस तरह से हुआ, समूह के उन सदस्यों के नाम बताएं जिन्होंने अक्सर एक दूसरे की सहायता करी है, समूह में मित्रों के नाम बताएं, क्या आप समूह कार्य के दौरान अपने मतभेदों को दूर कर पाए। ठीक है, जब भी ग्रुप में काम होता है तो बीच में लड़ाई वड़ाई हो ही जाती है, तो उन्हें वो दूर कर पाए कि नहीं कर पाए, सारे सोचने तथा प्रक्रियाओं तथा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का विश्लेषण करने की योग्यता। देखो, प्रोजेक्ट जो है मैंने कई बार बताया है और आप भी समझ ही गए होगा, अब तो आपके दिमाग में घुस गया होगा कि प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, परियोजना कार्य, वो दैनिक जीवन से उठाए जाते हैं। जब दैनिक जीवन की परिस्थितियों पर वो प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो उन परिस्थितियों को एनालिसिस करने को उसे मौका मिलेगा। ठीक, जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड आपका हो सकता है, पॉल्यूशन से रिलेटेड तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हो ही जाते हैं। भागीदारी की मात्रा एवं गुणवत्ता, एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, बच्चे की भागीदारी की गुणवत्ता मतलब बच्चा कितना उसमें खुद से इन्वॉल्व है। ठीक है, खुद उसमें कितना है, मीन्स किसी भी एक्टिविटी में खुद से कितना आ रहा है। जैसे खेल की बात करें, आप बोल दो बच्चों से चलो गेम से, तो पूरे के पूरे बच्चे दौड़ लगाकर गेम्स के लिए पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है। तो यही भागीदारी की मात्रा और गुणवत्ता हो जाएगा। देखो, कुछ समूह के सदस्य होते हैं जो खुद से ही इन्वॉल्व होते हैं, कुछ समूह के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरे वर्ग वैधता आते हैं जिनकी सीखने की प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं होती। ठीक, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ कि भागीदारी के दृष्टिकोण से बच्चे कई प्रकार के होते हैं। पहले तो वे काफी सक्रिय होते हैं, अपने दृष्टिकोणों पर आधारित विभिन्न प्रश्न उठाते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टीचर ने कुछ समझाया उस पर ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। दूसरे वो होते हैं जिन्हें कुछ मतलब नहीं है, इसमें तो टीचर ने जो बोला बस उसे एज इट इज स्वीकार कर लेते बिना कोई प्रश्न उठा। टीचर ने बोला कि दिन में सूर्य उगता है तो ठीक है, दिन में सूर्य उगता है, मतलब उल्टा बोल दिया मान लो टीचर ने कि सूरज रात में निकलता है, तो वो मान लेंगे कि सूरज रात में निकलता है। ठीक, तीसरे वर्ग में वो आते हैं इनके सीखने में कोई रुचि ही नहीं होती, इन्हें कोई मतलब नहीं है टीचर क्या बोल रहा है, क्या पढ़ा रहा है, अपन को कोई मतलब नहीं, अपन तो बस आराम से बैठे और अपना OX गेम खेल रहे हैं। ठीक, तो वो आते हैं तीसरे वाले में। सारांश, मूल्य निर्धारण औपचारिक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। बाकी सारांश आप हर यूनिट का अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कहीं पर डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।